सद्भावना कथा उत्सव नाटकीय कहानियों का बाल मन पर प्रभाव जैसा, और ये उत्सव हमारे हो चुके हैं और एक तो होने वाले हैं। कल रास्ता संस्था के साथ है और फिर बाल गीत सम्मेलन और 26 जनवरी को बाल अधिकार विमर्श होना शेष रहता है। और आज बहुरंगी संसार की कहानियों में नाटकीय पक्ष वाली कहानियों पर बात होगी और प्रस्तुतियां होंगी। वैसे बच्चे स्वतंत्र थे अपनी प्रस्तुतियों को चुनने में और साझा करने के लिए। तो कुछ आज जो प्रस्तुतियां हैं, भावना लेकर आ रही है चतुर मेढक, कला का सम्मान वरेण्य, पिंटू और घर की आवाजें, इसका कथावाचन भी होगा और एक नाटिका भी होगी। तो कथावाचन जो एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं ऋषि भाई की आवाज में है, और इस पर हम नाटक भी देखेंगे कि कौन ज्यादा प्रभावपूर्ण किसका रहता है, वाचन या नाटिका। और इसकी एक विशेषता भी है जो बाद में बताएंगे, दोनों की तुलनात्मक विशेषता। उम्र का परिंदा एक अनुभव राज की स्वरचित कविता है जो नए वर्ष पर लिखी है उन्होंने। मेरी आवाज आ रही है? मुझे संदेह हो रहा है, आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी आ रही है। नमस्ते सर। हाँ, अनुभव राज जुड़ चुके हैं, शुक्रिया। और इसके बाद है उफ कितना मुश्किल है, ये वाचन करेंगे स्वयं कथाकार मोहम्मद अरशद खान जी की आवाज में हम इसे सुनेंगे। ईमानदार व्यक्ति, ये कहानी लेकर आए हैं विशाल। एक थी चिड़िया, साधना वैद्य जी, आज सीधा प्रसारण होगा उनकी कहानी का। और उसके बाद इन प्रस्तुतियों पर थोड़ी सी टिप्पणियां होंगी और हमारे बीच में शाहीन जी हैं जो थिएटर पर्सन हैं, साधना वैद्य जी और ऋषि जी संभवतः जुड़े, अरशद जी आ चुके हैं, और ये हमारे बच्चे जो भाग लेने वाले बच्चे हैं, एक नज़र देख लेते हैं। अनुभव वरेण्य तो हैं ही, और जिन्होंने दशहरे के समय में रामलीला करी थी कुछ बच्चे, वो भी हैं इसमें। और इनकी जो इनके सहायक प्रबंधन की जो भूमिका में है प्रतिज्ञा जी, वो भी हमसे जुड़ रही हैं। उन्होंने प्रस्तुतियों में सहयोग दिया, मेघा शर्मा जी और इनके सहयोगी सुश्री प्रतिज्ञा। इन बच्चों के बाद जो हमारे आमंत्रित कथाकार सहयोगी हैं वो आज हैं मोहम्मद अरशद खान जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और तमाम पुरस्कार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 14 पुस्तकें शायद बढ़ गई हों और अनुवाद भी हुआ है इन पुस्तकों का। सिराज अहमद जी बाल साहित्यकार हमारे बीच में जल्दी जुड़ेंगे, थोड़े अस्वस्थ अवश्य हैं लेकिन जुड़ेंगे जरूर आज इनकी। और एक नई पुस्तक आई है इनकी, राधा की क्यारी, और साधना वैद्य जी लेखिका कवित्री, और कई पुस्तकें इनकी भी हमारे बीच में हैं। और एक फुट के मजनू मियाँ नाम से एक बाल पुस्तक, बाल कहानी संग्रह भी। और हमारे बीच में है थिएटर रिसोर्स एवं स्टोरी टेलर शाहीन शेख। ये हमारे कथा उत्सव के सहयोगी हैं जो लगातार सहयोग बाल प्रस्तुतियों के जरिए और अपने सुझावों के जरिए हमारा करते हैं, तभी ये कथा उत्सव संभव भी हो पा रहा है। हंसराम गुर्जर राजस्थान से, बॉबी प्रकाश जी उत्तराखंड से हैं, सुनीता नेगी जी बाल सहयोग से हैं और अलग अलग भूमिकाओं में हैं, लेकिन बच्चों के साथ और प्रस्तुतियों को साझा करवाने में इनकी भूमिका रहती है। गीता चंद्र जी, मेघा शर्मा जी, प्रमोद दीक्षित जी और संतोष गुप्ता जी, ये हमारे सहयोगी। और पहली कहानी प्रस्तुत है चतुर मेढक। साथियों, मेरा नाम भावना है। मैं एलएनटी कॉमर्स संस्था की ओर से आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चतुर मेंढक। एक तालाब के पास एक छोटा सा मेंढक रहता था जो कि बहुत चालाक था। एक दिन वह तालाब में खेल रहा होता है तो एक चील ऊपर से देखती है। वह कहती है, आहा, आज तो मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। तो वह उसे जाकर पकड़ लेती है और उसे अपने घोंसले में ले जाती है। वह घोंसले में जाके उसे छोड़ देती है तो मेंढक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वह ऐसे
ऐसी चिंता में कुछ सोच नहीं पाता। कुछ देर बाद उसे एक उपाय आता है। वह कहता है कि चील, मेरे ऊपर तो बहुत मिट्टी और कीचड़ लगी है, अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। तो वह चील कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, अगर मैं तुम्हें खाऊंगी तो मेरा पेट दर्द करेगा, अगर नहीं खाऊंगी तो मैं भूखे मर जाऊंगी। तो मेंढक कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय दूं। तो वो कहती है हाँ ठीक है, तुम मुझे दो। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरे तालाब के पास छोड़ दोगी, अगर तुम मुझे मेरे तालाब के पास छोड़ दोगी तो मैं नहाकर साफ सुथरा हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो उसे जाके तालाब के पास छोड़ देती है, तालाब में छोड़ देती है। तो कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद भी मेंढक तालाब से बाहर नहीं निकलता। तो चील समझ जाती है कि उस मेंढक ने मुझे धोखा दिया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल के समय हमारा धैर्य और समझदारी ही काम आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ऐसी छोटी छोटी कुछ और भी कहानियां हैं, बच्चों ने खुद से चुनी। साथियों, और अब है दूसरी कहानी, कला का सम्मान वरेण्य। नमस्कार, ये भी छोटी सी कहानी। मेरा नाम वरेण्य है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी कला का सम्मान सुनाने जा रहा हूँ। एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही मिट्टी का लौंदा रखा है। वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। किशन, तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। किशन, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। लक्ष्मी, बबुआ तो छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। किशन, कह तो दिया लड़कियों को नहीं सिखाते। लक्ष्मी, पर क्यों? किशन, नहीं सिखाते बस, सिखाकर फायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। लक्ष्मी, तो क्या हुआ? माँ भी तो शादी करके आपके घर आई और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में वह आपकी मदद करती हैं। किशन, हाँ, और तो और लड़कियों का काम तो सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी, पर क्यों? मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपकी तरह मूर्तियां देख देख कर बना भी लेती हूँ। किशन, तुम और मूर्तियां बनाती हो? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, और घोड़े की जगह गधा, बड़ी है मूर्ति बनाने वाली। लक्ष्मी, बहुत हूँ, बनाती हूँ। इनमें से कुछ मूर्तियां मेरी भी हैं, पहचान सकती हो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते? किशन, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा, और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को। माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियां बनाना सिखाओ। माँ, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत कर। लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। किशन, नहीं सिखाऊंगा। माँ, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर पर चढ़ गई है। माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन कैसे आपके व्यापारी के सामने गलती पकड़ी थी। किशन, और उसे नाराज कर दिया। मैंने ना मनाया होता तो मूर्तियां और खिलौने यहीं पड़े रह जाते। माँ, अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई में मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। बहुत सुंदर। ये कहानी वरेण्य ने भेजी थी। और अब एक ऐसा आपके सामने टास्क होगा कि आपको ऋषि भाई की कहानी भी सुननी होगी, जो ये एकांकी है, सिराज अहमद जी ने लिखा है। लेकिन हर नाटक और एकांकी में कहानी तो छिपी होती ही है। तो इसे सुनते हैं फिर, और इसके बाद इस पर नाटिका भी देखेंगे जो विशाल उनके साथियों ने उस पर अभिनय किया है, और उस पर थोड़ी बात भी करेंगे। दोपहर का समय है, दिन के 1 बजे हैं। तभी
अचानक से एक आवाज पिंटू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आवाज कमरे के कोने से आ रही है जहां पिंटू ने अपनी किताबें फैला रखी हैं। पिंटू, कैसे हो? घर में कोई नहीं है। मम्मी बगल वाली आंटी के पास गई हैं। पिंटू कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। आवाज सुनकर पिंटू पीछे मुड़कर देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता। इधर उधर देखकर पिंटू गेम खेलने में फिर से व्यस्त हो जाता है। दोबारा आवाज गूंज उठती है, कैसे हो पिंटू बेटा? दोबारा आवाज सुनकर पिंटू थोड़ा डर जाता है। वो अपनी डरी हुई आवाज से कहता है, कौन है? कौन है? इधर देखो, मैं हूं। पिंटू की नजर कमरे में उसी किनारे पर जा रुकती है जहां से आवाज आ रही थी, मगर वहां पर तो कोई नहीं था। अब पिंटू का डर और बढ़ जाता है। वो भागकर बाहरी कमरे में आ जाता है। बाहरी कमरे में वो सोफे पर बैठ जाता है। फिर से आवाज पिंटू को सुनाई पड़ती है, पिंटू बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात सुनो। इस बार आवाज टीवी टेबल की तरफ से आ रही है जहां पिंटू ने अपने गंदे मोजे और जूते इधर उधर फेंक रखे हैं। पिंटू कुछ समझ नहीं पाता। घर के सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी कोई नहीं खुली। किसी बाहरी इंसान के आने का सवाल भी नहीं है। बाहरी कमरे से पिंटू भागता हुआ घर के गेट पर आ जाता है, लेकिन आवाज फिर सुनाई पड़ती है, पिंटू बेटा, देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये आवाज इस बार दरवाजे के बराबर में रखे कूड़ेदान की तरफ से आ रही है। कूड़ेदान के बाहर खाली चिप्स और बिस्किट के कई पैकेट पड़े हुए हैं, जिसे पिंटू ने सुबह कूड़ेदान के बाहर ही फेंक दिए थे। आवाज सुनकर पिंटू ने जानने की कोशिश की कि आखिर आवाज उससे क्या बात करना चाहती है। कौन हो तुम और मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं तुम्हारा घर हूं। घर? हाँ, मैं तुम्हारा घर बोल रहा हूं पिंटू। घर भी कभी कहीं बोलते हैं? हाँ, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। धीरे धीरे पिंटू का डर थोड़ा कम हो जाता है और उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर घर उससे क्या बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहते हो? बेटा पिंटू, एक बात बताओ, क्या आप अपने घर से प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल करता हूं। मुझे नहीं लगता। पर वो क्यों? जो कोई भी अपने घर से प्यार करता है, क्या उसे गंदा रखता है? मैंने ऐसा कब किया? तभी पिंटू ने गौर किया कि जो भी आवाजें आ रही हैं, वो सिर्फ उसी जगह से आ रही हैं जहां उसने गंदगी फैला रखी है। तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूं। जैसे तुम साफ सुथरा रहना पसंद करते हो, नहा धोकर स्कूल जाते हो, वैसे मुझे भी साफ रहना पसंद है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो वादा करो कि अपनी किताबें इधर उधर नहीं फेंकोगे, जूतों को जूते स्टैंड में रखोगे और खाली बिस्किट या चिप्स के पैकेट कूड़ेदान में ही डालोगे। पिंटू गंभीर होकर घर की सारी बातें सुनता है। उसने उसी वक्त खाली बिखरे हुए चिप्स के पैकेट कूड़ेदान में डाले, जूते स्टैंड में रखे, गंदे मोजे गंदे कपड़ों में डाले और फैली हुई किताबें सलीके से बैग में रखी। यह सब करने के बाद स्वयं पिंटू को भी बहुत अच्छा लगा। अब उसका घर साफ सुथरा लग रहा था। वेरी गुड पिंटू, मुझे यकीन है कि तुम मुझे अब हमेशा साफ सुथरा रखोगे। थोड़ी देर के बाद आवाज अपने आप आनी बंद हो जाती है। तभी उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। कौन है? सुबह के 7 बजे हैं।
पिंटू की मम्मी उसे उठाते हुए कहती है कि तैयार हो जाओ और स्कूल बस आती ही होगी। पिंटू की आंखें खुल जाती हैं, उठकर इधर उधर ताकता है। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वो एक सपना देख रहा था। पिंटू धीमी आवाज में अपनी अम्मी से पूछता है, मम्मी, क्या घर कभी बोलते सुना है आपने? मम्मी पिंटू का बिस्तर समेटते हुए हंसते हुए बोलती हैं, घर भी कभी कहीं बोलते हैं। आज लगता है फिर तुमने कोई सपना देखा है। चलो उठो उठो, उठ जाओ और फटाफट से तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। पिंटू की नजर उधर जाती है जिधर से आवाज आ रही थी। किताबें अभी भी इधर उधर फैली हैं। वो दौड़कर उन्हें समेटता है और बैग में डालता है। वो मन में तय करता है कि उसने जो भी सपने में घर से वादा किया है वो उसे भविष्य में जरूर निभाएगा। घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। ये सब सोचते हुए पिंटू वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। धन्यवाद। एक अच्छा एक अंकी, एक अच्छी कहानी ऋषि के स्वर में बेहतरीन हो गई। सिराज जी ने इसे लिखा था, वो हमसे जुड़े हुए हैं, उस पर बात भी अवश्य करेंगे। लेकिन अब हम इस पर की जाने वाली नाटिका देखते हैं और फिर तुलनात्मक भी सोचेंगे बेहतर क्या रहा। मम्मी, मैं स्कूल से आ गया। ये जूते भी ना। मैं थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। मुझे भूख लगी है, थोड़ी चिप्स खा लेता हूँ। पन्नी उधर। पिंटू बेटा, सुनो पिंटू बेटा। कौन है? शायद मेरा वहम होगा। हम हैं पिंटू बेटा, हम हैं। कौन? आवाज यहाँ से आ रही है। खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। कौन आ सकता है? कौन हो तुम? पिंटू बेटा डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कौन सी बात? और तुम हो कौन? हम तुम्हारा घर है। घर भी कहीं बात करते हैं। एक बात बताओ पिंटू बेटा, क्या तुम अपने घर से प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ बिल्कुल करता हूँ। पर हमें तो नहीं लगता। पर वो क्यों? अगर तुम अपने घर से प्यार करते तो अपने घर की सफाई करते ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हमें पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छा रहना पसंद करते हो और हमें भी अच्छा रहना पसंद है। तुम अपने जूते स्टैंड में क्यों नहीं रखते हो? और कचरा कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते हो? और अपना बैग टेबल पे क्यों नहीं रखते हो? अब मुझे भी अपना घर साफ लगने लगा है। वेरी गुड पिंटू बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमें साफ रखोगे। पिंटू बेटा उठो, स्कूल जाना लेट हो गया, बस आने वाली है। माँ, घर भी कहीं बोलते हैं। तुमने फिर वही सपना देखा? चलो तैयार हो स्कूल के लिए। मैंने सपने में जो घर से वादा किया है वो हमेशा निभाऊंगा। हम शपथ लेते हैं कि अपने घर को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। थैंक यू। ये बच्चों ने अपनी तरफ से संदेश जरूर जोड़ दिया कहानी में, लेकिन इस पर हम छोटी सी बात करेंगे और तुलनात्मक विवेचना भी। इस बीच कहानियों के बीच में अनुभव राज की एक स्वरचित कविता उम्र का परिंदा। नमस्कार मित्रों, मैं अनुभव राज आप सभी के सामने 9 वर्ष के ऊपर एक कविता प्रस्तुत कर रहा। ये मेरी स्वरचित कविता है। कविता का शीर्षक है उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। रात काली गहरी थी, याद ना सुनहरी थी। रात काली गहरी थी, याद ना सुनहरी थी।
साल बीत सबका उल्लास खैर चला। उम्र का परिंदा एक और उड़ चला, उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। सबक सिखाया भी इसने, रिश्तों को तू संभाल। सबक सिखाया भी इसने, रिश्तों को तू संभाल। सांसों की अहमियत समझ, सांसों की अहमियत समझ, सेहत का रखे ख्याल। सांसों की अहमियत समझ, सेहत का रखे ख्याल। जीवन मोबाइल में बसा, यूट्यूब में डला। जीवन मोबाइल में बसा, यूट्यूब में डला। उम्र का परिंदा एक और उड़ चला, उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। यादों की डायरी खुली, एल्बम से निकले चित्र। क्या करें? यादों की डायरी खुली, एल्बम से निकले चित्र। साजों की छेड़ सरगम, साजों की छेड़ सरगम, मिल बैठे कितने मित्र। साजों की छेड़ सरगम, मिल बैठे कितने मित्र। बच्चा बुजुर्गों के दिए संस्कार में डला, बच्चा बुजुर्गों के दिए संस्कार में डला। उम्र का परिंदा एक और उड़ चला, उम्र का परिंदा एक और उड़ चला। तालियां बजा बहुत दीजिए। धन्यवाद आप सभी को, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सुंदर। और ये भी अनुभव राज की कविता और कमाल का लिखते हैं। और अब कहानी है और इस पर भी बात होनी है, डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान। और इस कहानी से जुड़ा हुआ सवाल शाहीन जी से भी होगा, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में वो क्या सोचती हैं। उफ कितना मुश्किल है, पहले हम सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है उफ कितना मुश्किल है। सायरा बहुत खुश है। आज उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव है। वो नाटक में हिस्सा ले रही है। नाटक में वो भारत माता बनेगी। कादरी सर हफ्तों से प्रैक्टिस करा रहे हैं। वैसे तो वो उर्दू के टीचर हैं, पर नाटक में उनकी खास दिलचस्पी है, इसलिए माथुर मैम ने उन्हें ही नाटक की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह गीत गायन में साजिद सर का जवाब नहीं, वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। नाटक के अंत में सायरा को एक गीत भी गाना है, जिसकी तैयारी उन्होंने ही कराई है। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उसका गला बहुत अच्छा है। हालांकि सायरा नाटक में लक्ष्मीबाई का रोल करना चाहती थी, पर माथुर मैम ने कहा कि उसे भारत माता ही बनना है। मैम ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर समझो। उसे उदास देखकर कादरी सर ने कहा था, तुम कितनी प्यारी गुड़िया सी दिखती हो, भोली भाली परी सी। भारत माता भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इस रोल में तुम बहुत अच्छी दिखोगी। बस वो पूरे मन से तैयार हो गई थी। सायरा जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसने अम्मी अब्बू को सलाम किया और साइकिल उठाकर चल दी। कार्यक्रम 11 बजे से होना था, पर सभी को 8 बजे बुलाया गया था। सायरा ने स्कूल में कदम रखा तो सारे टीचर पहले से मौजूद थे। सायरा ने सबको गुड मॉर्निंग किया और उस कमरे की तरफ चल दी जहां नाटक की तैयारी हो रही थी। कादरी सर उसे देखते ही बोले, अरे सायरा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, फटाफट आ जाओ, तैयारी में बहुत वक्त लगने वाला है। मेकअप की जिम्मेदारी सीमा मैम की थी। मैम ने उसे तिरंगी साड़ी पहना दी, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरी। फिर उन्होंने उसके चेहरे पर ढेर सारा पाउडर मल दिया। गोरी चिट्टी तो वो पहले से थी, अब बिल्कुल बर्फ की गुड़िया सी लगने लगी। उन्होंने उसके माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी भी लगा दी। तभी हड़बड़ाई हुई माथुर मैम वहां आ गई। इस वार्षिकोत्सव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर थी। काफी देर तक मेकअप करने के बाद सीमा मैम बोली, बेटा अब तुम्हारा मेकअप पूरा हो गया, पर ध्यान रहे चेहरे पर पानी न लगने पाए, और हाँ, अब यही चुपचाप बैठो, खेल कूद और दौड़ भाग से मेकअप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सायरा गर्दन सीधी किए किए परेशान हो चुकी थी। मैम के आदेश से वो बेचैन हो उठी। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। वो बोली, मैम पानी तो पी सकती हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा, माथुर मैम आकर बोली। स्टेज पर पहुँचने के बाद वहाँ से हिलना नहीं है जब तक नाटक ख़त्म ना हो जाए। अब जल्दी तैयार हो जाओ, 11 बज रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट आते ही होंगे। उफ, क्या मुसीबत है, सायरा ने सोचा। चीफ गेस्ट सचमुच वक्त के पाबंद थे। ठीक 11 बजे वो आ गए। उनके आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। स्टेज का पर्दा हटते ही सामने सायरा दिखाई दी, एकदम शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट बिखराती किसी परी की तरह। सिर पर सुनहरा मुकुट, गले में चमकते मोतियों की माला, एक हाथ में तिरंगा। तालियों से पूरा वातावरण गूंज उठा। चीफ गेस्ट इतने खुश हुए कि खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
सायरा खुशी से पुलक उठी, पर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि यह काम उतना आसान नहीं जितना उसने समझ रखा था। लगातार मुस्कुराते रहने से जल्द ही उसका चेहरा दर्द करने लगा। उसने एक लंबी सांस लेकर चेहरा सामान्य कर लिया। उसी पल विंग में बैठी माथुर मैम ने अंगूठे और तर्जनी से होठों के पास स्माइल बनाई, मतलब साफ था, मुस्कुराते रहो। ऐसे ही एक बार जब तात्या टोपे अपनी तलवार लहराते हुए निकले तो वह उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगी। माथुर मैम ने चेहरे पर सख्ती लाकर फिर उसे इशारा किया कि सामने देखो। एक ही स्थिति में खड़े रहने से उसकी कमर दुखने लगी। कभी वो एक पैर पर जोर देकर खड़ी होती तो कभी दूसरे पैर पर। गनीमत यह थी कि साड़ी पहने होने के कारण सामने से पता नहीं चल रहा था, वरना माथुर मैम उसे फिर घूरती। थोड़ी देर और गुजरी कि पीठ में खुजली होने लगी। उसने कनखियों से देखा मैम उसी की ओर देख रही थी। वो कसमसा कर रह गई। उसने कोशिश की कि वो अपना ध्यान खुजली की ओर से हटा ले, पर अब तो लगता था कि सारे शरीर में खुजली होने लगी। सायरा को पसीने छूटने लगे। तभी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मुकाबले का दृश्य आया। एक पल को लगा कि लक्ष्मीबाई की तलवार कहीं उससे टकरा न जाए। यूं तो तलवार कोई असली नहीं थी, कार्डबोर्ड पर चमकीली पन्नी चिपकाकर बनाई गई थी, पर चोट लगने का डर तो था ही। कोई झूठ मूठ तिनका भी आंखों के आगे लहरा दे तो एक पल को घबराहट तो होती ही है। खैर, जैसे तैसे लक्ष्मीबाई गई तो एक मक्खी आकर उसे परेशान करने लगी। कभी नाक पर आकर बैठ जाती तो कभी माथे पर रेंगने लगती। उसे अजीब सी गुदगुदी सी होने लगी। किसी तरह से मक्खी भागी तो उसे जोर की प्यास लगने लगी। प्यास रोके रोके उसका सिर दर्द करने लगा। आंखें सिर दर्द से लाल हो गईं। वो अपना ध्यान बटाने के लिए उल्टी गिनतियां गिनने लगी। अम्मी ने उसे बताया था कि जब अपना ध्यान कहीं से हटाना हो तो उल्टी गिनतियां गिनना शुरू कर दो, पर गिनतियां भी जल्द ही 100 से शुरू होकर 1 पर आ गई। अब की बार उसने 1000 से गिनना शुरू किया। खैर, किसी तरह करते करते नाटक खत्म हुआ और पर्दा गिरा। सायरा लपक कर ड्रेसिंग रूम की ओर भागी। बाहर तालियां बज रही थी। लोगों को नाटक बहुत पसंद आया था। संचालक महोदय मंच पर आकर नाटक के पात्रों का परिचय कराने लगे। सबका परिचय कराकर उन्होंने कहा, और अंत में मैं आपका परिचय उस बच्ची से कराना चाहता हूं जिसने इस नाटक में भारत माता की भूमिका निभाई। जोरदार तालियों से सायरा का स्वागत कीजिए। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन सायरा मंच पर नहीं आई। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। सायरा, संचालक ने दोबारा पुकारा। माथुर मैम, कादरी सर और साजिद सर घबरा कर ड्रेसिंग रूम की तरफ लपके। वहां का दृश्य देखकर उनकी हंसी छूट गई। सायरा थकान के कारण कुर्सी पर लुढ़की हुई खर्राटे भर रही थी। बेचारी बच्ची, माथुर मैम के मुंह से निकला। उन्होंने सबको चुप रहने का इशारा किया और उसके माथे पर हौले से पप्पी लेकर बाहर आ गई। बहुत सुंदर, बेहतरीन। इस पर भी हम बात तो जरूर करेंगे। और एक कहानी आखिरी बच्चे की, फिर उसके बाद साधना जी की एक कहानी है। ईमानदार व्यक्ति, विशाल। नमस्कार साथियों, मैं विशाल इनलैंडिक कॉमर्स संस्था की ओर से आज आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक से सुने और समझें। कहानी का शीर्षक है ईमानदार व्यक्ति। एक गांव में राजेश नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसके 2 बच्चे भी थे, पर उसकी पत्नी पार्वती अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसे अपने बच्चों को और घर को अकेले ही संभालना पड़ता था। दिवाली पास आ रही थी और राजेश के पास कोई नौकरी भी नहीं थी। राजेश बहुत चिंता में पड़ जाता है। वो अपने गांव से सोचते सोचते एक गली से होता हुआ एक सेठ के आम के बहुत बड़े से बाग पहुंच जाता है। वो सेठ को देखता है, वो सेठ के पास जाता है। वो सेठ से बोलता है, सेठ मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। आप बहुत दयालु हैं सेठ, मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। वो सेठ से बहुत विनती करने के बाद सेठ बोलता है अपनी मूंछ मरोड़ के, ठीक है राजेश, कल से तुम मेरे आम के बाग की रखवाली के लिए आ जाना। राजेश रोज सुबह आ जाता और रखवाली करने बैठ जाता। 1 हफ्ता बीत गया। गर्मियों का टाइम था, आम भी पक रहे थे। एक दिन सेठ आ जाता है और राजेश से बोलता है, राजेश जाओ बाग में
और मेरे लिए एक सबसे ही मीठा आम लेकर आओ। राजेश बाग में दौड़ता हुआ जाता है और एक आम लेकर आ जाता है। सेठ बोलता है, वाह, वो जैसे ही चखता है, थू, थू, ये क्या है? मैंने तुम्हें मीठा आम लाने को कहा था और तुम खट्टा आम लेकर आ गए। राजेश हाथ जोड़कर बोलते हैं, सेठ, आपने मुझे बाप की रखवाली के लिए रखा है, ना कि आम खाने के लिए, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि कौन से पेड़ का आम मीठा है और कौन से पेड़ का आम खट्टा है, मुझे क्षमा करें। सेठ राजेश की ईमानदारी को देखकर बहुत सोचता है। अगले दिन राजेश फिर आता है। उसे दरवाजे पे जैसे ही वो बाग की तरफ बढ़ता है, उसे 5 तोहफे मिलते हैं। सेठ आता है। सेठ ने बहुत विचार करा होता है कि राजेश की इस ईमानदारी के ऊपर उसे क्या तोहफा दिया जाए। फिर वो सोचता है, जब राजेश आया था तो उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी और दिवाली पास आ रही थी। वो 5 त्योहार राजेश को ले जाने के लिए कहते हैं। राजेश आता है, देखते हैं उपहार। सेठ बोलते हैं, जाओ राजेश, ये सारे उपहार तुम्हारी ईमानदारी के हैं, ले जाओ अपने घर। सेठ बोलते हैं, धन्यवाद सेठ। राजेश अपने घर जाता है। उसके बच्चे हाथ में 5 तोहफे देखते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। पिताश्री आप आ गए, इसमें क्या है? वो बोलते हैं, तोहफे हैं, खोल कर देखो। एक तोहफे में क्या? पहले तोहफे में होती हैं मिठाइयाँ, दूसरे तोहफे में कपड़े, तीसरे तोहफे में पटाखे और चौथे तोहफे में दिवाली के लिए दिए, मोमबत्तियाँ और तेल। 5वें तोहफे में क्या होते हैं? राजेश के लिए दिवाली के लिए कपड़े। राजेश दौड़ता हुआ सेठ के बाग जाता है। सेठ के पैर पकड़कर उसे हाथ जोड़कर बोलते हैं, धन्यवाद सेठ, आप सेठ के रूप में भगवान हैं, थैंक यू। बहुत सुंदर कोमल भावों की कहानियाँ मन को छू जाती हैं। और एक आखिरी प्रस्तुति अभी सुनते हैं साधना वैद्य जी की कहानी, एक थी चिड़िया और उनके पास चले। तो हम एक बार आमंत्रित कथाकारों का और वक्ताओं का परिचय दे देते हैं। बहुरंगी संसार में नाटकीय कहानियों के बाल मन पर प्रभाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कथाकार साधना वैद्य जी। पहली कहानी उनकी सुनेंगे। बाल साहित्यकार डॉक्टर अरशद खान, सिराज अहमद जी और साथ में स्टोरी टेलर शाहीन शेख जी और कई लोग जुड़ चुके हैं। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ है। तो ये थी कहानियाँ और पहले हम सुनते हैं साधना वैद्य जी से एक कहानी, एक थी चिड़िया। फिर हम उस कहानी पर भी बात करेंगे। साधना जी। जी नमस्कार प्रतुल जी, धन्यवाद। सब साथी और सारे बच्चे सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। बच्चों, कहानी का शीर्षक है एक थी चिड़िया। एक थी चिड़िया। चिड़िया कैसे बोलती है? ची 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 ची। और एक था चिरौटा। चिरौटा कैसे बोलता है? चू 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 चू। लेकिन दोनों में क्या हुआ? एक पेड़ पर रहते थे दोनों, एक घोंसला बना के, और बहुत खुश थे अपने संसार में, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन चिड़िया ले आई कहीं से थोड़ी सी दाल और चिरौटा ले आया थोड़े से चावल। दोनों ने मिलके खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनती है ना बच्चों, दाल और चावल को मिला के। तो दोनों ने खिचड़ी बनाई और उसमें दही मिला के खूब शौक से खाई। बहुत स्वादिष्ट बनी थी, उनका पेट भर गया और उन्हें बहुत मजा आया। अब क्या हुआ, जब पेट भर गया तो चिड़िया बोली, चिरौटे चिरौटे, मेरा तो झूला झूलने का मन कर रहा है, मैं झूला झूलना चाहती हूँ। चिरौटे ने बोला, तो इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तुम्हारे लिए झूला डाल देता हूँ। उसने थोड़ी सी सुतली लेके एक पेड़ की डाल से बांधी और उसके अंदर उसका झूला बना दिया। और चिड़िया खूब झूली खूब झूली खूब झूली, से बड़ा मजा आ रहा। पास में था जर्मन से जो आई थी, हाँ, और कुएं में था पानी। अब निकलना शुरू किया पानी खींचने के लिए
कुएं के ऊपर लगी हुई थी एक घिर्री। घिर्री से पानी खींचते हैं ना बच्चों, बाल्टी से, तो उस घिर्री में थी। चिरौटे ने घिर्री से बांधकर पतले से डोरे से एक और झूला बना दिया उसके लिए। चिड़िया जब पेड़ की डाल से झूल के थक गई तो उस वाली घिर्री पे जाके बैठ गई और वहां पर झूला झूलने लगी। खूब झूली, खूब झूली, खूब झूली, वो थक गई और डोरा भी टूट गया और चिड़िया जो थी छपाक से पानी के अंदर गिर गई। चिड़िया ने पानी में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पंख गीले हो गए थे ना, तो वो निकल ही नहीं पाई। अब चिरौटा घबरा गया और बैठ के कुएं की जगह पे बैठ के रोने लगा। चू 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 करने लगा और रोने लगा। उधर से आई एक बिल्ली। बिल्ली बोली, म्याऊ 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 म्याऊ। बिल्ली ने चिरौटे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? वो रो रो कर कह रहा था, मेरी चिड़िया गिर गई, मेरी चिड़िया गिर गई। बहुत दुखी था वो। बिल्ली ने पूछा, मैं निकाल दूं? चिरौटे ने कहा, हाँ निकाल दो। चिरौटा बड़ा खुश हो गया, लेकिन बिल्ली बहुत चालाक थी। बिल्ली बोली, निकाल तो दूंगी, लेकिन मैं उसे खा जाऊंगी। चिरौटा बोला, ठीक है। बिल्ली ने पानी में छलांग लगाई और चिड़िया को बाहर निकाल दिया और बाहर रख दिया। अब चिरौटे से पूछने लगी, अब मैं इसे खा लूं? चिरौटे ने कहा, अभी नहीं, जरा सूख जाने दो, फिर खा लेना। थोड़ी देर के बाद चिड़िया जो थी वो कुछ कुछ सूख गई थी। बिल्ली ने फिर से चिरौटे से पूछा, अब मैं इसे खा लूं? चिरौटा फिर बोला, अभी नहीं, अभी ये थोड़ी गीली है, कुछ और सूख जाने दो, पूरी तरह सूख जाने दो, तब खा लेना, तब मजा आएगा। कुछ देर बाद चिड़िया पूरी सूख गई। बिल्ली ने फिर पूछा, अब तो मैं इसे खा लूं? चिरौटा बोला, खा लो। लेकिन जैसे ही बिल्ली चिड़िया को खाने के लिए आगे बढ़ी, चिड़िया के तो पंख बिल्कुल सूख गए थे। चिड़िया फुर्र से उड़ी और जाके अपने घोंसले में बैठ गई। तो चिरौटा भी उड़कर जाके अपनी चिड़िया के पास घोंसले में बैठ गया। बिल्ली देखती रह गई, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। बिल्ली देखती रह गई, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तो बच्चों, ये कहानी थी छोटी सी, एक बहुत थी सुंदर। चिड़िया। अच्छी लगी आपको? थैंक यू। और हम अब बच्चों की प्रस्तुतियां और जो आपके बीच में जो प्रस्तुतियां हुई हैं कथाकारों की, हम उस पर बात करेंगे बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ साथ। तो हमारे बीच में निश्चल जी भी जुड़े हैं और हंसराम जी भी जुड़ चुके हैं और सुनील मानव जी, तो विनीता जहाँ भी जुड़ी हैं रास्ता संस्था से। तो मैं सवाल करूं उससे पहले, साथ साथ में सवाल का उत्तर देने से पहले बच्चों की प्रस्तुतियों पर भी दो शब्द जरूर कहें तो अच्छा रहेगा। मेरा पहला सवाल अरशद जी से है। तो अरशद जी, अरशद जी, कहानी को आपकी कहानी सुनी थी, तो पहला सवाल पहले हम आप ही से जवाब लेते हैं, फिर शाहीन जी से भी लेंगे। कहानी को वर्णनात्मक रूप से व्यक्त करना, उसको डिस्क्राइब, और कहानी को संवादों से सजाते हुए बढ़ाना, इन दोनों में कौन सा तरीका बाल मन को अपनी ओर खींचता है, या दोनों ही जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं? वैसे तो देखिए, जैसे पुराने दौर में किस्सा गोई बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। उसमें कहानी वो वर्णनात्मक हुआ करती थी, लोग घेर कर बैठते थे, एक व्यक्ति सुनाता था। लेकिन उनमें भी आप देखिए, उस किस्सा गोई में जो चतुर किस्सा गो होते थे, वो अपने हाव भावों से और अपने तरीकों से वो कहानी को पूरी तरह से बांध लिया करते थे। तो कहानी में संवाद होना और उन संवादों को उसी अंदाज में प्रस्तुत करना, ये बहुत जरूरी होता है। और इससे क्या है, बाल पाठक जो है वो उस जिस मनोदशा को कहानी में चित्रित किया जा रहा है, उस मनोदशा के भीतर वो प्रवेश करता है बालक, उसको और आसानी हो जाती है, उसको वो सारी चीजें उस कल्पना में उतरने के लिए उसको एक आसान सा साधन मिलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है, जहां तक, वैसे तो कहानी जिस परिवेश की होगी, कभी कभी परिवेश पर निर्भर करता है कि आप उसे संवादात्मक बनाएंगे या विवरणात्मक बनाएंगे, लेकिन जो बच्चों में प्रभावशाली जो होता है
वो संवाद वाली रचनाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं, खासतौर से तब जब उन्हें सुनाया जाए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं शाहीन जी से पूछता हूँ। आज की कहानियों में हम अर्शद जी की आज की प्रस्तुत कहानी जो थी हम उफ कितना मुश्किल है, तो उसको तो देखा ही है। उसकी शुरुआत सायरा की खुशी की बयानगी से होती है। सायरा बहुत खुश है, आज उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव है, वह नाटक में हिस्सा ले रही है, नाटक में वो भारत माता बनेगी। शाहीन जी, इसमें भी कहीं ना कहीं नाटक के जरूरी तत्व, परिवेश, वातावरण, देशकाल वातावरण का उल्लेख है, जो पढ़ने सुनने वाले को कहानी के माहौल में प्रविष्ट करा रहा है। ये कहानी हर उस बच्चे को कनेक्ट करेगी जिसके स्कूल में वार्षिक उत्सव पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सिराज जी की कहानी जो है स्कूली बच्चे की ही, पर वह स्कूल न जाने वाले बच्चे को भी कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। आप क्या कहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहानी कहना या फिर कहानी में ड्रामेटिक एलिमेंट का होना, मैं अभी सिराज जी की कहानी पे भी आऊंगी, पर मैं सोच रही थी थोड़ा सा शुरुआत से, जब हम लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, जब हमारे पास जुबानें नहीं थी, व्हेन वी डिड नॉट हैव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, जो आदमी है वो शिकार करने जाया करते थे, और जब वो शिकार करके वापस आया करते थे तो वो अपनी कहानी बताया करते थे, पर जुबान तो थी नहीं तब, कुछ चंद आवाजें थी, तो वो एक्सप्रेस करके ही, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या ड्रामेटिक एलिमेंट तो हमारे इंसानों के अंदर जन्मजात पाया जाता है, और ये शुरू से है, जब हमारे पास जुबानें नहीं थी, हम लोग सिविलाइज्ड नहीं हुए थे, तो वो तो है ही। और ये भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के लिए, उन्हें बड़ा मजा आता है। जब हम पोम्स की भी बात करें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी जब हम बोलते हैं तो भी हम ऐसे अपने हाथों से यूज करते हैं, हाथों में यूज करते हैं लिटिल स्टार, ऐसे करके छोटी छोटी कहानियां भी। उसी तरीके से मुझे एक चीज, शायद आप सब लोगों ने गौर किया होगा अर्शद जी की कहानी में, उन्होंने ड्रामेटिक एलिमेंट तो नो डाउट था, पर उन्होंने जो है एक बच्ची की स्थिति बताई कि हाँ मजा तो उसे आता है, पर कितना परेशान। जैसे हम लोग तो चलो ठीक है, मेकअप करके 1 घंटा आराम से बैठ जाते हैं कंसंट्रेशन के लिए, पर वो छोटी सी बच्ची, उसके लिए कितनी बड़ी आफत हो गई थी कि वो हिल नहीं सकती, वो डुल नहीं सकती, उसे हमेशा हंसना है। तो इसको बहुत ही खूबसूरती से अपनी कहानी में पिरोया है अरशद जी ने। तो इससे ये जब हम कहानी कहते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन पावर भी जो है बहुत अच्छे से काम करती है, और जैसे कि मैंने बताया कि जीवंत बनाती है कहानियां। आपका जो ड्रामेटिक एलिमेंट है वो आपके कहानी को जीवंत बनाता है। जैसे कि अभी सभी बच्चों ने ऐसा किया, कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जब वो मम्मी की आवाज में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मम्मी की आवाज आ रही है, पापा का कैरेक्टर बोल रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली पापा बोल रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये सब लोग अपनी अपनी कहानियां कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगी सभी परफॉर्मेंस में। इनफैक्ट एक और चीज में मैम, जो साधना मैम है, उनकी स्टोरीज में उन्होंने बहुत अच्छे से आवाजों का इस्तेमाल किया, जो कि एक्चुअली हमारे पास पहले आवाज ही थी, ची ची चू चू, ये सब आवाजें। तो ये भी बहुत अच्छी, बच्चों को ये भी बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है, इन आवाजों का निकालना, जो कि अपने आप में बहुत क्रिएटिव है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सवाल अर्शद जी से और करता हूँ, फिर बात करेंगे सिराज जी की कहानी पर और साधना जी की, और बच्चों की प्रस्तुतियों पर भी टिप्पणी करना ना छोड़ें। आपकी कहानियां वर्णनात्मक तो होती है, लेकिन उसकी वर्णनात्मकता चित्रात्मक होती है, इमेजिनेशन वाली होती है। वो पात्रों के संवादों को भी आप घटनाओं का वर्णन करते हुए घुला मिला देते हैं। ऐसा करते हुए क्या आप कथा बयानगी में सचेत रहते हैं कि नाटक से वह जुदा दिखे, संवाद शामिल होते ही वह कहीं रूपक या एकांकी ना लगने लगे? तो फीचर रूपक मतलब किसी घटना समाचार को सचित्र रूप से ले आना, उसका प्रस्तुतिकरण करना रूपक होता है। तो आप पूरी घटना का बारीक विवरण करके ये काम कर रहे हैं। आपकी कहानियों में फीचर फिल्म जैसा मजा आता है। नाटकीयता का हिस्सा कहना कितना सही है?
जी जी सही जी जी। अरशद जी। तो सबसे पहले मैं बच्चों की, हाँ वो जी, बच्चों की प्रस्तुतियों पर मैं कहूँ कि अ, वो जो अनुभव राज ने उम्र का परिंदा, हाँ, बहुत ही वो प्रस्तुति मुझे बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत वो ही अच्छी मैच्योर प्रस्तुति, लगती है, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई अनुभव राज। इसके अलावा जी बहुत मैच्योर। हम्म, और इसके अलावा भावना, वरुण और अभिराज और उनके साथियों ने जो प्रस्तुतियां दी, और हाँ, विशाल ने जो कहानी सुनाई, वो बहुत ही सुंदर, मतलब वो अंदाज स्वर कभी का। कभी भी मैं सोचता हूँ कि जब इस उम्र में मैं पढ़ रहा था, हाँ तो उस वक्त शायद शायद मैं इस तरह की चीजें नहीं कर पाता था। मैं जी, अपनी उम्र में हमने ये सब नहीं कर पाए, तो ये लगता है कि बहुत आगे पहुंच गए हैं बच्चे। सही कह रहे हैं। अरशद जी, कनेक्शन टूटा है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा कट गया था, अब आ गया। हाँ 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 जी। हेलो जी, तो मैं कह रहा था कि इन बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर मुझे लगा कि मैं अपने बचपन में लौट गया। तो मुझे ये लगा कि मैं जब बचपन में करता था इन चीजों को, तो शायद मैं इतना अच्छा ना कर पाता जितना अच्छा ये बच्चे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी इन बच्चों ने। जी, उसके और लिए तो जहां तक आपने कहानी की बात, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, बिल्कुल। वो सूख गया क्या? हेलो, हाँ, आ रही है आवाज अरशद जी। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, कहें अरशद जी। अरशद जी, बार-बार कनेक्शन टूट रहा है, तो हाँ, अरशद जी बोलें। हाँ तो जहाँ तक मेरी कहानी में चित्रात्मकता की बात की आपने, तो दरअसल मैं कहानियां लिखते समय कहानी में पूरी तरह से मैं डूबता हूँ और उन स्थितियों की कल्पना पूरी तरह से करने लगता हूँ कि ऐसी स्थितियों में जाकर क्या चीज हो। जैसे वो बच्ची शायरा है, तो अगर एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए कि हाथ की तरफ मंच पर खड़े रहना, एक हाथ में त्रिशूल होगा या मोतियों हुँ, की माला होगी, तो वो उस वक्त क्या क्या उसको चीज हो सकती, तो उसकी पूरी भूमिका में उतर कर फिर वो सारी चीजें अच्छा, जी, जी। जाती। और एक ये भी चीज रहती है कि उसमें जो शाहीन जी ने कहा कि ड्रामेटिक एलिमेंट होना चाहिए। हालांकि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो पूरी तरह से वर्णनात्मक थी, जिसमें कहानी का कोई तत्व नहीं है। अगर नाटक के लिहाज से देखा जाए तो हाँ, उसमें नाटकीयता के तत्व बिल्कुल, नाटकीयता के तत्व तो होते हैं, लेकिन वो हाँ, नाटक जैसी कथावस्तु जो चाहिए, नाटक में हुँ, कथावस्तु चाहिए, वो कथावस्तु होती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जो चित्रात्मकता बनती है, उस हाँ, चित्रात्मकता से कम जो पाठक है, उसका श्रोता है, वो उसके भीतर उस कहानियों के परिवेश में पूरी तरह से वो उतर जाए। और जब वो उतरता है तो ऐसा लगता है उसको कि सारी घटनाएं उसके सामने ही घटित हो रही है। एक तरह से उस चित्रात्मकता के बाद माध्यम से ही एक वो नाटकीय संसार रचने की कोशिश मेरी रचनाओं में रहती जी। है। तो ये हाँ, बहुत सुंदर। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मुझे डाउट होता है बीच-बीच में कि कनेक्शन ना टूट गया हो। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, और अब मैं सिराज जी की कहानी पर आता हूँ और निश्चल जी भी बैठे हैं, तो अ सिराज जी, आप हैं, उपस्थित हैं? अ, हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मतलब आपकी कहानी सुनी और ना केवल ऋषि जी ने उसका वाचन किया, बच्चों ने नाटिका भी करी उस पर। मैं पहली टिप्पणी तो मैं कर देता हूँ, जो मैंने देखा, कहानी को सुना और देखा, वो वो साढ़े 6 मिनट में उन्होंने पूरी करी कहानी का वाचन। इन्होंने ढाई मिनट लगाया बच्चों ने करीब, तो 4 मिनट का तो वैसे ही फ़र्क पड़ गया। तो जो नाटिका होती है वो कम समय लेती है और प्रभावपूर्ण होती है, वो समय लोगों का ज़्यादा नहीं लेती, कथावाचन की बजाय उसका परफ़ॉर्मेंस। तो नाटक का महत्व तो ज़्यादा है ना, एकांकियों का। तो इस पर तो ये भी कहना पड़ेगा कि लेखकों से, आप जैसे लेखकों से, कि कहानी संकलन के साथ नाटक
बाल नाटिका एकांकी संकलन भी आना चाहिए, वो ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो मेरा सवाल जो है कि वर्णनात्मक डिस्क्राइब वाली जो कहानियां भी मजा देती हैं, जो सोचने की प्रक्रिया में डालती हैं, कल्पना के पंख खोलने को प्रेरित करती हैं हमें। जैसे पुरानी कहानियों की शुरुआत होती थी, किसी नगर में गोपालक नाम का एक चतुर बनिया रहता था, जैसे किसी वाक्य से होती थी कहानियां, हम हितोपदेश में पढ़ते हैं और दूसरी जगह और कहानियों में भी। तो उसमें वर्णनात्मकता बहुत मिलती है और ये वाक्य पाठकों को बांधने में कारगर भी है। तो पहला वाक्य ही ऐसा उन कहानियों का है, बेशक वो वर्णनात्मक है लेकिन वो बांध देती है। आप कहानियों की शुरुआत ही प्राय संवादों से करते हैं। आपकी नई पुस्तक राधा की क्यारी, जिसका विमोचन भी होगा इसी मंच पर, कि शुरुआती 3 कहानियों का संदर्भ लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ। कहानी में पात्र बातचीत करते हुए कथा को बढ़ाते हैं, तब पठन श्रम का पता ही नहीं चलता। जो पढ़ने में जो श्रम लगता है उसका पता नहीं चलता जब वो बातचीत करते हुए बढ़ाते हैं। और संभावित जो ऊब होती है, वो नदारद होती है, वो गायब हो जाती है। और ये ही संवाद, वेशभूषा, शारीरिक बनावट और माहौल का वर्णन ये नाटक कहलाते हैं। तो आपसे सवाल है, क्या आप नहीं मानेंगे कि बच्चों के लिए अच्छी कहानियों के साथ अच्छे नाटक भी लिखे जाने चाहिए और वे कहानियों के बनस्पत अधिक प्रभावकारी होंगे? जी नमस्कार प्रतुल जी। और जो है सबसे पहले मैं जो है बच्चों की प्रस्तुतियों पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि सारे बच्चों ने मिलकर के जो प्रस्तुति दी है, यकीनन वो बहुत काबिले तारीफ है और मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। और मतलब जिस तरीके से जो बच्चे कहानियां सुना, और जो एक कविता थी अभिनव राज की, वो यकीनन वो बहुत जबरदस्त कविता थी। अरशद भाई ने भी उसकी तारीफ करी और मतलब सबकी प्रस्तुतियां बढ़िया थी। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि मतलब अच्छी कहानियों के साथ साथ अच्छे नाटक भी रचे जाने चाहिए, जो कि जरूरी हैं बच्चों के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ताकि देखिए, जो कहानी की बात है, जैसे वर्णात्मकता जो आती है कहानियों में, उस बेसिस पे अगर कोई कहानी आपको सुना रहा होता है तो उससे बच्चे जो है उसको इमेजिनेशन करके उसकी इमेज बना करके, चित्र बना करके उसको इमेज करते हैं। और नाटक इसलिए जो है ज्यादा जरूरी है कि बच्चे उसको प्ले कर सके, ताकि हर कहानी को प्ले नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग से आपको जो है एक प्ले लिखना पड़ेगा। तो यकीनन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि नाटक लिखे जाने चाहिए। हालांकि आजकल जो है ये बात बिल्कुल सही है कि बाल साहित्य पर नाटक कम लिखे जा रहे हैं। तो इस पर मैं भी ध्यान दूंगा कि और अच्छे नाटक जो है अपनी तरफ से मैं रचूं। और अरशद भाई भी जो है, उनके भी ने काफी नाटक पड़े हुए हैं उनके भी। तो हालांकि बच्चों के सामने अगर उनके भी नाटक आएंगे तो वो उसको अच्छा से प्ले कर पाएंगे। यकीनन मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। हाँ, और निश्चल जी कोई सवाल कहानियों पर करना चाहेंगे सिराज जी की? मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ भाई साहब। हो बढ़िया। तो मतलब नाटकों कोई सुझाव देना चाहेंगे? एकांकी तो आपने भी लिखे हैं, वो जो बिल्कुल छिपे हुए हैं अभी, लेकिन वो जब बच्चों के बीच में आएंगे तो नहीं, एक दूसरे को पढ़ा लेते हैं हम। अच्छा पढ़ा लेते हैं। अभी अंडरग्राउंड नई योजना है। अच्छा। बाकी सिराज जो लिखते हैं, अभी इनकी नई जो किताब भी आई है राधा की क्यारी, तो बहुत मतलब इनको बधाई उसके लिए। इस कार्यक्रम में मैं बीच में दे रहा हूँ, आपने मुझे खोल दिया है तो। हाँ। और एक मजेदार चीज इनकी कहानियों में ये है कि बहुत इधर उधर जो है भागते नहीं है ना, कि ये भी जोड़ दूं, वो भी जोड़ दूं, ऐसा भी कर दूं। मतलब बहुत सरलता से उस चीज को रख देते हैं, तो वो कोई भी पढ़ेगा तो उसे वो मजा आ जाता है उसको, है ना। पहली कहानी से लेके के आखिर कहानी तक इनकी 24-25 कहानियां हैं। तो जो अब ये नाटक इनका जो है आपसे चर्चा हुई थी, तो आज जब देखा और सुना, तो नाटक के लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए। और जैसे कि होता है ना वाक्य विन्यास और वो सब चीजें,
उसमें कसावट कहाँ पे कौन सी चीज होनी है, तो वो हम्म, एक अलग तरह का मामला है। अब इनने आज जो है आपके पटल पे कह दिया है कि ये आगे और बहुत सारे नाटक लिखने वाले हैं, तो मेरी बधाई और स्वागत इनके लिए। दबाव हम सबको बनाकर रखना है, धन्यवाद। क्योंकि तेल तभी निकलेगा तिलों से जब वो दबाव में रहेंगे। और जी मैं साधना जी से सवाल करूं उससे पहले मैं कुछ कहानियों की स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, क्योंकि हम पर समय है। और मैं अपनी एक कहानी, वो भी नाटकीयता अंदाज वाली, वो भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो स्वागत। साधना जी स्वीकृति दीजिए कि मैं एक और चीज दिखा पाऊं। हाँ, ये तो कहानी में नाटकीयता का बालमन पर प्रभाव जो रहता है, उसमें ये सबूत है। इनकी पुस्तक का पहली कहानी डायलॉग से शुरू हो रही है, संवादों से। चलो कहाँ खेलने, मुझे नहीं जाना, क्यों मन नहीं है, तो क्या करोगी, बातें किससे, टैडी से। तो अब दूसरी कहानी देखते हैं, अम्मी नाराज नहीं है। तो इसमें एक वाक्य के बाद संवाद शुरू हो जाते हैं। सबा के हाथों में बड़ा सा चुंबक देखकर अम्मी ने पूछा, ये कहाँ से मिला। कोई जवाब न पाकर उन्होंने दोबारा आंख दिखाते हुए पूछा, बताते क्यों नहीं। मेरे दोस्त ने दिया है, सबा धीमी सी आवाज में बोला। किसने। तो ये भी संवादों वाली कहानी से आरंभ है इसका। और असलम का पठानी सूट तीसरी कहानी। राजनगर कस्बे में ईद का चांद निकल आया है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। असलम की खुशी का तो ठिकाना नहीं, सारे घर में वह घूम घूम कर गा रहा है, ईद है भाई ईद है, आज शाम को चांद निकला, कल सवेरे ईद है। तो ये संवादों से ही वो रोचकता आती है और बच्चों के मन पर असर छोड़ती है। और जातक कथाओं का एक कहानी का रेफरेंस देख लेते हैं, रूर मृग की कथा। ये वर्णनात्मकता है। रूरू एक मृग था, सोने के रंग में ढला, उसका सुंदर सजीला बदन। दूसरा पैरा, जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। तीसरा पैरा देखिए, एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विचार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। कहानियों में वर्णनात्मकता है, संवाद एक दो आते हैं बहुत जरूरत पर। हितोपदेश की कहानी का एक और देखते हैं। इसमें ढूंढ गीदड़ और हाथी की कहानी का है। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नामक हाथी था, उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा, यदि वह किसी तरह से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। इसमें भी वर्णनात्मकता देखते हैं और बहुत कम संवाद आते हैं। तो मैंने पंचतंत्र की जो कहानी जो वर्णनात्मक होती है, संवाद बहुत होते हैं उसमें, लेकिन आज की ज़रूरत के हिसाब से और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए जो एक कोशिश करी है मनोरंजक बनाने की, वो एक सुनाने की स्वीकृति चाहता हूँ। साधना जी, अर्षद जी, है स्वीकृति? स्वागत है। हाँ, तो ये 5 मिनट की है, 4 मिनट। पंचतंत्र की एक कहानी है, रंगासियार। शायद सुनिए, इसका पुनर्लेखन कर इसे दूसरा रंग दिया है। आइए सुनते हैं। एक घना जंगल था। घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें एक सियार था जो सुबह शाम आवारागर्दी करता रहता। जो भी जानवर अपने बच्चों के लिए खाना बचा कर रखता, उसे चुरा कर खा जाता। सियार बोला, जो भी बचा हो खाना बिल्कुल नहीं छिपाना, गायब हो गया तो मुझको नहीं बुलाना। जंगल के सभी जानवर उससे दुखी थे। एक दिन उसे खाना कहीं नहीं मिला। सियार बोला, भूखा हूँ और प्यासा, खा लूँगा कुछ भी बासा, कुछ भी खाने को दे दो, ज़्यादा न हो जरा सा। खाने की तलाश करते हुए वह पास के गांव में निकल गया। सियार बोला, हर घर में देखूं ताले, खाने के पड़ते लाले, ये जंगल हुआ पराया, चल मन गांव के हवाले। खाना तो गांव में मिला नहीं, कई कुत्ते जरूर मिल गए। कुत्तों में आपस में बात होने लगी, कोई चोर घुस रहा है,
छुपके गांव में हमारे सब सूंघो भौंको दौड़ो, गुर्राओ काटो सारे। भाव भाव। कुत्तों ने सियार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सियार बोला, कोई बचाओ मुझको इन गांव के गुंडों से, छिपने का दो ठिकाना, बदले में लो समोसे। वह अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक रंग रोगन की दुकान में घुस गया। छिपने के चक्कर में उस पर नीले रंग का डिब्बा पलट गया। वह नीले रंग में रंग गया। सियार बोला, ऊपर से नीचे गिरता क्या आसमान नीला, अब डर के मारे होता कच्छा भी मेरा गीला। तभी सोता हुआ दुकानदार जागा। उसे लगा कि दुकान में कोई घुस आया है। दुकानदार बोला, नुकसान कर रहा है दुकान में घुस मेरा, बिल्ली सा दिखता है कुत्ते लगाते फेरा। दुकानदार ने दुकान के बाहर कई कुत्तों का जमघट देखकर हाथ में डंडा लिया और कुत्तों को भगाया। दुकानदार बोला, दुकान के जा बाहर, पहले भगा दूं कुत्ते, फिर बाद उसके मारूं घुसपैठिए को जुत्ते। सियार भी अपने जंगल में वापस भाग गया। सियार बोला, लगता है गुंडे सारे घर को चले गए हैं, अब मैं भी भागू जंगल, सीखे सबक नए हैं। रंगे सियार को जंगल में किसी जानवर ने नहीं पहचाना और ना ही दोस्तों ने पहचाना। सियार ने कहा, मैं स्वामी रंगामल हूँ, मुझे जंगल के भगवान ने भेजा है और कहा है कि जो भी जानवर मेरी पूजा और सेवा करेगा उसे अपने जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। बोला, रंगामल स्वामी हूँ मैं, मेरा है जंगल सारा, जो देगा पूजा सेवा वो होगा मुझको प्यारा। जंगल के सभी जानवरों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और रोज उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। उसकी हर कहीं पूजा पाठ और आव भगत होने लगी। उसको जंगल के राजा शेर से भी सम्मान मिलने लगा। एक बार की बात है, चांदनी रात थी। स्वामी रंगामल जी का दरबार लगा हुआ था। दूर से सियारों के गाने की आवाजें आ रही थी। दूर से आती गाने की धुन, लौट के प्यारे आ जाओ, हमारा खाना खा जाओ, अभी है बिल्कुल ताजा, बजा दो मुंह का बाजा। गीत की पंक्तियां सुनकर रंगामल के भीतर भी थिरकन होने लगी। वह सब कुछ भूल गया कि वह अब स्वामी रंगामल बन चुका है। जंगल का कोई जानवर उसकी असलियत नहीं जानता और ना ही उसको पहचानता है। तो स्वामी रंगामल जी ने उन सियार भाइयों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। रंगामल जी ने गाया, लो मैं बजा रहा हूँ बाजा, खाना पचा रहा हूँ ताजा, तुम हो मेरे भैया राजा, ऐसा है मेरा अंदाजा। अब स्वामी रंगामल के श्रीमुख से गाना निकला तो जंगल के जानवरों ने उसे पहचान लिया और सभी जानवर गुस्से से उस पर टूट पड़े। तो बच्चों, ये कहानी थी रंगा सियार अपने नए रूप में। तो ये बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ऐसी कोशिश करने में मजा भी आता है और शायद बच्चों को भी आता होगा कि नए अंदाज में पुरानी कहानियों को प्रस्तुत किया जाए। और वैसा ही कुछ कोशिश करती हैं साधना वैद्य जी जब वो अपनी कहानियों को लेकर आती हैं हमारे बीच में। तो मेरा उनसे सवाल है और वो टिप्पणियां भी कर सकती है ना। तो आप साधना जी, आपको तो छोटे बच्चों को बांध लेने का हुनर आता है, तो उनकी चंचलता को कंट्रोल करने के लिए कथाकार को अपने स्वर और हाव भाव में खुद भी चंचलता लानी पड़ती है, जिससे कहानी सजीव हो उठती है। कोई भी कहानी वर्णन से जरूर आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें निहित संवादों से या कहें पात्रों द्वारा कहे जा रहे सार्थक निरर्थक काव्य पंक्तियां, जैसे आप
कहती है ना टुक टूनन टूनन, इस तरह के बहुत सारे काव्यात्मक संवाद वाक्यों से वह गति सरस हो जाती है कहानी की, उसकी ऊब समाप्त हो जाती है। छोटे बच्चों की कहानियां बिना नाटकीयता अपनाए क्या नीरस हो जाएंगी? अगर हम ये कहानी में टुक टूनन टूनन ना कहें तो क्या होगा? अगर क्या ये गेय पंक्तियां कहानी को म्यूजिकल बनाती हैं, इसलिए वो मजेदार हो जाती हैं? साधना जी अनम्यूट करें पहले। जी प्रतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी कहानियों में अगर उसमें थोड़ी गेयात्मकता होती है, कुछ लयात्मकता होती है, तो बच्चों को उसमें ज्यादा आनंद आता है। और खाली वर्णन तो पढ़ के शायद बड़े वर्णन भी आवश्यक होता है कि हम किस समय की, किस परिवेश की, किस समय की, किस स्थिति की कहानी सुना रहे हैं, ये जानना जरूरी है बच्चों के लिए। तो खाली संवादों से एकदम से वो उसको ग्रस्त नहीं कर पाते, तो थोड़ा वर्णन भी आवश्यक है कि बच्चों के सामने एक उसका दृश्य प्रस्तुत हो जाए कि वो किस समय की कहानी सुन रहे हैं, जानवरों की है कि इंसानों की है कि भूत प्रेत की है कि परियों की है। तो एक थोड़ा सा वर्णन, उनको एक परिचय मिल जाए कहानी का, उतना भर वर्णन हो और बाकी कहानी हो, उसमें अंदर संवाद हो, उसमें नाटकीयता हो, उसमें कविता हो, उसमें गाना हो, गीत हो, तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव है। और गीतों के माध्यम से बच्चे याद रखते हैं, वो दूसरे दिन भी सुनते हैं। तो वो मुझे आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ कि मेरा बहुत छोटा सा मेरा ग्रैंडसन था, 2 बरस का था, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, अमेरिका में रहता है तो उसको हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन वो रोज मुझसे सोते समय कहानी जरूर सुनता था और मैं उसको वो जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं, वही कहानी मैं सुनाती थी। तो उसको पूरा सेंटेंस कभी आता ही नहीं था और हिंदी भी नहीं समझता था, लेकिन बस वो कहानी के हाव भाव से या उसके अंदर जो संवादों का थोड़ी सा लयात्मकता थी, उससे उसे एंजॉय करता था। तो एक दिन हम लोग बाजार जा रहे थे, वो मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, वो पीछे कार सीट में पीछे बैठा हुआ था। तो अचानक से वो बोला, खोद खोद के खा ले तू। तो बेटे ने पलट के देखा कि ये क्या बोला, तो मैंने कहा वो कहानी सुना रहा है कि खोद खोद के खा ले तू। ये एक पूरा एक सेंटेंस था जो उस छोटे से बच्चे ने पहली बार बोला था और वो था खोद खोद के खा ले तू। तो वो बच्चा कहानी समझे या ना समझे, लेकिन उसके अंदर जो गीतात्मकता होती है, जो उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, उसको बच्चे जरूर ग्रस्त करते हैं। तो ये मेरा अनुभव था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना जरा सा बच्चा इतने ध्यान से कहानी सुनता है। और मैं उससे पूछती जाती थी कि उसने दर्जी ने क्या लगा दिया, तो बोलता चमकीला चमकीला गूटा, गोटा गोटा बोला चमकीला चमकीला गूटा, एक एक वर्ड में वो पूरी कहानी सुना देता था। तो बच्चों के मन पे, बाल मन पे कहानियों का बहुत प्रभाव होता है और जितनी कहानी उनको सुनाने का अंदाज रोचक होगा और जितना उसके अंदर कविता होगी या कुछ होगी, क्योंकि गीत बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कोई प्रोज का उनको आप आइटम देंगे तो गद्य का एक पोर्शन देंगे, वो नहीं सुना पाएंगे उसको, लेकिन अगर कविता होगी तो वो बहुत जल्दी याद कर लेंगे, वो बहुत जल्दी सुना देंगे। तो मेरे ख्याल से कहानियों में थोड़ा सा गीत तत्व और थोड़ी सी नाटकीयता होना परम आवश्यक है। तो ये तो बहुत सुंदर बात कही। तो मैं अभी ये सोचने लगा कि जो हमारे कठिन विषय हैं जिनसे बच्चे दूरी बनाते हैं, भागते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे गेयात्मकता और कैसे मनोरंजक, मतलब मनोरंजकता बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, वो तो होनी ही चाहिए, प्रक्रिया में। जी वो तो होनी ही चाहिए। तो ये चैलेंज रचनाकारों पर आ जाता है, लेखकों पर आ जाता है कि कोई चीज, जैसे देवेंद्र मेवाड़ी जी अपने विज्ञान विषय को रोचक और सबकी पहुंच तक का बना रहे हैं। तो हर विषय के मर्मज्ञ को माध्यम ऐसे चुनने पड़ेंगे और उसमें ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ेंगी कि वो बच्चों की सीख प्रक्रिया का हिस्सा बने और सहज बने। तो सुनील मानव जी जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस पर तो उनका स्वागत है। आप शिक्षक हैं, कहानियों में नाटकीयता के प्रभाव से भली भांति वाकिफ हैं, होंगे अवश्य शिक्षा से। इसके बालमन पर क्या प्रभाव, कुछ कहना चाहें? देखने में आ रहा है टीवी पर आने वाले धारावाहिक बालमन वाले दर्शकों की वजह से ही हिट जाते हैं। यहाँ बालमन से मेरा तात्पर्य सभी मंत्रमुग्ध दर्शकों से है। टीवी को शुरुआत में हमारे बुजुर्गों ने बुद्धू बक्सा उपाधि से नवाजा था, तो मतलब नाटक का सभी पर प्रभाव है, ऐसा अगर सुनील जी कहें तो अच्छा लगेगा। हमारा परिचय
इस पटल पर जी, पहला आ रहा है। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। अधिकांश लोगों से मैं पहली बार यहाँ पे जुड़ रहा हूँ जी और प्रतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मंच देने के लिए। नहीं भैया मैं सर ऐसा है, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, बस जी पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ों को। हम्म, और हमारा जो गुरु हैं, सही पूछे तो हमारा एक बालक है 3.5 साल का। तो मैंने अच्छा इधर देखा है, उसको कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक है। मैं हाँ हमारे गुरुजी यहाँ पे हैं, जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी। तो मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी, उनसे कहानियाँ सुनी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई विद्यार्थी जीवन में। तो उनको प्रैक्टिकल जामा, ये समझिए कि जो मेरा बालक शब्द है उसने पहनाया इधर। मैं शाम को लेटता हूँ तो मेरे पास लेटता है और कहानी सुनाने की जिद करता है बार-बार। मैं गा नहीं पाता हूँ तो वो लोरी अपनी माँ से सुनता है, लेकिन कहानियाँ मुझसे सुनता है। अब कहानियाँ अच्छा तो याद है नहीं, तो पता हाँ लगा 10-5 कहानियाँ इधर की जोड़ी, उधर से जोड़ा, ऐसे-ऐसे जोड़ के, तो मैं हाँ उसमें एक चीज़ देखता हूँ कि वहाँ पर जो भाव प्रवणता है या जो जिसको कहते हैं कहानी में हाँ बिंबात्मकता है, साढ़े 3 साल का बच्चा है, लेकिन वो कहानी के जो बिंबात्मकता को हमें कई बार लगता है मूर्त रूप में ग्रहण कर रहा है। कि मैं वो कहता है कि पापा आप वो बताइए मून वाली कहानी सुनाइए, कई बार बोलता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मून पे चलते हैं और वहाँ पे ये ऐसे-ऐसे करके कहीं का जोड़ के, तो मुझे लग रहा है कि कई बार कहानी में भाव प्रवणता, बिंबात्मकता और नाटकीय तत्व और साथ में अगर मनोरंजक गेय तत्व हो तो बाल मन को वो ज़्यादा आकर्षित करती है और ज़्यादा सुनाने वाले के साथ में ज़्यादा वो उनको जोड़ पाती है बच्चों को। तो जी ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगती हैं कई बार कहानी कहने में और सुनने में। और किस्सा गोई का तो अपना एक अलग अंदाज है जी कि आपका कहने का जो ढंग है, वो हाँ गज़ब का होना चाहिए। कि वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अपनी तरफ, जैसे कि आप अभी सुना रहे थे रंगा सियार में, तो हाँ बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो जो अपनी तरफ बच्चों को खींचती हैं। जी सर। शुक्रिया। तो हम निष्कर्षात्मक रूप से हम एक ही बात पर पहुँचे कि बच्चे को बेहतरीन चीज़ चाहिए और बेहतरीन चीज़ बनती इन सबके समावेश से। अर्षद जी आखिरी कोई टिप्पणी? सिराज जी कोई आखिरी टिप्पणी? साधना जी? और हम विदा लेने से पहले और कल की सूचना देने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी कोई करे? प्रस्तुतियों पर चर्चा पर अर्षद जी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल एक अध्यापक होने के नाते मैंने थोड़ी सी नाटकों को लेकर दिक्कत देखी। दरअसल जो पाठ्य पुस्तकों में या हमारे कोर्स वगैरह में जो नाटक लगे हुए होते हैं, उन नाटकों को आमतौर पर शिक्षक ये समझकर छोड़ देता है कि ये तो रंगमंच की चीज है। और जिस तरह से नाटकों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिस तरह से, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है कि नाटक में लाइटिंग का क्या रोल होता है, स्पॉटलाइट क्या चीज होती है, डिमर क्या चीज होती है, साउंड का क्या रोल होता है, इस स्वप्न का एक अगर दृश्य है तो वो कैसे दिखाया जाएगा। अभी जैसे वो सिराज जी की कहानी के जो बच्चे मंचन कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि उस घर को उसमें कैसे दर्शाया गया होगा। तो वो घर में 4 बच्चे 4 कोनों पर जो खड़े कर दिए गए, वो अद्भुत, मतलब अद्भुत है वो भी कमाल का है, वो सोच भी नहीं सकते थे हम। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। हाँ। तो आमतौर पर जब समझाना होता है बच्चों को, तो हम लोग दरअसल नाटक का कथ्य तो बता देते हैं, उसका महत्व भी बता देते हैं, लेकिन वो वास्तव में वो खेलने वाली चीजें जो जिससे चीजें बच्चे जुड़ते हैं, वो चीजें हम लोग उन चीजों को नहीं दिखा पाते हैं। सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ शाहजहांपुर में एक बहुत अच्छी चीज है, शाहीन शेख जी जानती होंगी कि यहाँ NSD से पास आउट कई सारे लोग हैं, वो अक्सर मंचन किया करते हैं। हमारे यहाँ तसव्वुर अली हैं, वो बाल रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। कप्तान कर्णधार हैं, वो भी बच्चों के रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के लिए करते रहते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें, इसके अलावा भी मंचन होते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें नाटकों के बारे में हम लोगों को मिलती रहती। तो मसला मैं ये इस समस्या की ओर मेरा ध्यान था कि हम लोग पढ़ाते जरूर नाटक है, लेकिन वो नाटक सचमुच में बच्चे उस रूप में नहीं समझ पाते हैं जब तक उसको सचमुच नहीं देखते। हाँ, ये NSD का विषय हो जाता है वहां पर जाकर समझने सीखने का। ये पाठ्यक्रम में शुरुआत से ही जुड़ जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं शाहीन जी? कुछ कह रही हैं? हाँ जी। मैं अरशद जी ने ये बात बहुत सही बोली कि नाटकों को जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इनफैक्ट मेरे मास्टर्स में था, नाटक वगैरह थे, पर उनको उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता था जिस तरह से एक्चुअली वो खुद हैं।
है ना। अब जैसे मैं कहानियों की बात करूं, कहानियों का रंगमंच हम सब जानते हैं, प्रेमचंद की कहानियों पे बहुत सुंदर सुंदर नाटक हम लोग करते हैं। इवन 5-6 साल पहले प्रतिभा जी जानते हैं वंडर रूम में रजनीश ने काफी सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं, जैसे बड़े भाई साहब किया था अंकित और प्रखर ने। तो कहानियों को भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि अभी नाटक की क्राइसिस है, बच्चों के ऊपर बहुत सारे नाटक नहीं बन पा रहे, पर इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं जिनको ऑलरेडी नाट्य रूपांतरण हुआ है बहुत खूबसूरती से, स्पेशली प्रेमचंद की कहानियों का। और आगे भी और भी बहुत, जैसे अभी आपने भी एक कहानी कही है ना, पर वो कहानी आपने पूरी की पूरी उसमें मतलब थिएटिकल एलिमेंट डालते हुए, मतलब उसमें रिदम है एक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैम ने बोला कि रिदम को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बनिस्बत के कोई डायलॉग या फिर कोई एक गद्य, कोई एक पूरी की पूरी बात। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, और बल्कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 5-6 साल पहले जो हमने कभी वंडर रूम में शुरुआत की थी, और आज इतनी ज्यादा डिटेल में तफसील से हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये तो प्रतिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इसके लिए कि इसको इतना ज्यादा और आगे लेके जा रहे हैं। शुक्रिया आखिरी वक्तव्य देने के लिए। और सिराज जी, साधना जी कुछ कहना चाहें, हम विदा लेते हैं फिर। और इस सूचना के साथ कि कल भी एक कथा उत्सव है रास्ता संस्था के साथ, विनीता जी हमारे साथ हैं और सुनीता नेगी जी भी हैं बाल सहयोग से, अगर वो कुछ कहना चाहें, शुभकामनाएं देना चाहें। साधना जी। जी हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ कहानियां होती ही इतनी खूबसूरत हैं कि उसमें नाटकीयता अलग से उसका नाटक बनाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी है, बच्चों के ऊपर है, वो उस कहानी को पढ़िए तो बिल्कुल आपके सामने एक तस्वीर खिंच जाती है, आप लगते हैं आप किसी नाटक को ही देख रहे हैं। उसमें कुछ थोड़ा वर्णन भी है और उसमें संवाद भी है, लेकिन वो जो भी कुछ है वो इतना प्रभावी वो है, नाटक बनाने की जरूरत नहीं। वो लगता है कि हम कहानी के साथ साथ एक नाटक ही पूरा देख रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर है। और जो नाटकीयता जो है वो कहानी के अंदर वही मतलब प्रभाव पैदा करती है। एक साधारण सी थाली में आप भोजन कर रहे हैं, उसके साथ में आपको बढ़िया अचार भी रख दिया जाए और चटनी भी रख दी जाए और मिठाई भी रख दी जाए, तो अभिनय और नाटकीयता जो है वो उसी तरह से उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, जैसे कि अचार चटनी जो और मिठाइयां जो है जो खाने की थाली की गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं। तो इनका होना तो बहुत ही आवश्यक है कहानी में, इनके बिना बच्चे जो है उससे जुड़ नहीं पाएंगे। जब ये सब होता है तो आपको कहानी का प्रसंग कम याद रहता है, लेकिन बच्चे की एक्टिंग याद रहती है, बच्चे का चेहरा याद रहता है कि उसने ये इस डायलॉग को कैसे बोला। तो एक नाटकीयता जो है वो तो बहुत आवश्यक तत्व है, इसका होना ही चाहिए जी। आज की प्रस्तुतियां भी बहुत कमाल की थी सारी। जी शुक्रिया। एक बात दिमाग में आई इस बात को सुनकर कि जो लेखक अपने वर्णनात्मक शैली में नाटकीयता को घुला मिला नहीं पाते, वो अलग से एकांकी लिखते हैं या अलग से नाटक लिखना अधिक पसंद करते हैं। अरशद जी और प्रेमचंद जी तो लिख पाते हैं, वो चित्रात्मकता शामिल कर लेते हैं अपनी वर्णनात्मक अपनी शैली में, है ना। जो नहीं कर पाते वो अलग से एकांकी लिखते हैं, है ना सिराज जी। प्रेमचंद जी ने भी कई नाटक लिखे हुए हैं अलग से। हाँ, अलग से। शुक्रिया बताने के लिए। जी जी। और एक बात वो जो अरशद भाई ने कही, मैं उस पर थोड़ा सा जो है ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नाटक पढ़ाया जाना चाहिए उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। मुझे याद है कि जब मैं मतलब अपना इंटरमीडिएट कर रहा था तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, HN शर्मा। तो वो इंग्लिश के टीचर थे, तो इंग्लिश में ड्रामा वो पढ़ाते थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो पूरा एक्ट करके पढ़ाते थे ड्रामा। द लाइट ऑफ एशिया एक था महात्मा बुद्ध जी का, वो पूरा उन्होंने पढ़ाया था। और इसके अलावा साक्रेटिस, सुकरात वगैरह वगैरह सुना होगा आपने। तो मतलब वो इस तरीके से पढ़ाते थे जैसे वो खुद आप बैठ करके थिएटर देख रहे हैं। अच्छा। उनका ये मेथड था और इतना मजा आता था, आप यकीन मानिए। मतलब समझने में अलग से कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते थे और हम लोग को मजा भी आता था। तो मतलब उनका एक मेथड था। तो मतलब होना ऐसे ही चाहिए कि नाटक को नाटक के रूप में ही पढ़ाया जाए। बात सही है। सभी पसंद कर रहे हैं। एजाज जी कश्मीर से जुड़े हैं, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? एजाज जी कश्मीर का ही दर्शन करवा रहे हैं। जी एक्चुअली कश्मीर घूम रहे हैं आप? हाँ विनीता जी। कश्मीर में तो बहुत ज्यादा सर्दी है और बहुत ज्यादा बर्फ भी है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम।
बर्फ के दर्शन कराने। जी जी, आप देखिए कितना बर्फ है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। सचमुच की बर्फ है ना, नाटक तो नहीं है ये? नहीं सर, सचमुच की बर्फ है, आप देखिए। अच्छा, सर्दी लग रही है याद तो हम ये देखिए। जी जी, बर्फ बहुत पड़ गई तो बहुत ज्यादा बहुत पड़ गई, ठंड बहुत है जी। तो हम और अब हम सत्र में सभी से विदा लेते हैं और बर्फ बहुत पड़ रही है तो हम विदा लेते हैं सभी से। नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कल के कथा उत्सव के लिए विनीता जी निमंत्रण दे रही हैं हमें। रास्ता संस्था के धन्यवाद साथ- धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप भी थैंक यू। रहिएगा। जी 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 और शाहीन जी आप भी आइएगा, समय मिले तो जरूर। कल है, कल का जो कल विषय है कल मिलते हैं हम सब। और कल का विषय मैं बता देता हूँ, बड़ा रोचक है। एनिमेशन और चित्रकथाओं का बाल मन पर प्रभाव। एनिमेशन चित्रकथाओं का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव होता है, वैसी ही प्रस्तुतियां लाने की कोशिश है और विनीता जी वैसी ही कोशिश में लगी हैं। तो मिलते हैं कल कथा उत्सव के आखिरी आयोजन में। नमस्ते नमस्ते अंतराम जी। नमस्ते नमस्ते थैंक धन्यवाद यू, सुनीता जी। सलाम। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्कार रिद्धि जी।